निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस अर्थात नेशनल एंटी टेररिज्म डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रत्येक वर्ष 22 मई की तिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा, यह दिवस भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि अर्थात डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि प्रत्येक वर्ष 21 मई के दिन इसको मनाया जाता है और यह दिवस जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर नहीं बल्कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, 21 मई की खबर है एक, कंट्रीज मस्ट कम टुगेदर टू आइसोलेट नेशंस सपोर्टिंग टेररिज्म। वेंकैया नायडू जी का स्टेटमेंट है ये। एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व, देखो मनाया जाता है, टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु वाज असैसिनेटेड ऑन दिस डे इन 1991। मतलब 1991 के जो वर्ष में 21 मई के दिन उन्हीं को जो उनको हत्या की गई थी और उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है ये एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है और इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार 7 राज्यों में है। पश्चिमी घाट को इंग्लिश में बोलेंगे वेस्टर्न घाट। सेकंड, पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत विकास के लिए भारत सरकार ने TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। अब आपको बताना है कि 1 और 2 इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, सोच समझ के जवाब देना है आपको। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। फिर पहला स्टेटमेंट भी गलत और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो 7 राज्यों में नहीं है, वो 6 राज्यों में है। और वो 6 राज्य कौन से हैं? 6 स्टेट्स। ऑलरेडी मैं MCQ की सीरीज़ में करा चुका हूँ, इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। UPSC हो सकता है कि इन 6 राज्यों का सिर्फ नाम ही पूछ ले कि पश्चिमी घाट का विस्तार, 4-5 आपको क्या स्टेट के नाम दे देगा और पूछ लेगा किन किन राज्यों में है। तो वो कौन से 6 राज्य है ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वो 6 राज्य कौन से हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अब देखते हैं क्यों गलत है कि पश्चिमी घाट की बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। नहीं, इस कमेटी की जो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है ना, ये है इसका सेकंड स्टेटमेंट का सही उत्तर। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 21 मई की खबर है। इसमें लिखा है कि राज्यों ने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित आरंभिक अधिसूचना को जल्द जारी करने की इच्छा व्यक्त की है। और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर की। ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब इस स्लाइड में आप देख के भी दे सकते हैं, उस प्रश्न का जवाब जो पिछली स्लाइड में मैंने आपसे पूछा है। चलते अब आगे, आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं। ये देखिए, बेसिकली 2 कमेटी हमें याद रखनी है। एक तो जो गौडगिल कमीशन है, गौडगिल माधव गौडगिल कमीशन है, गौडगिल, और दूसरा है कस्तूरी रंगन। उन दोनों को देखो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज वो दोनों कमेटी ने क्या कहा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गौडगिल कमीशन की। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, मतलब इसका जो नाम
माधव गॉडगिल जो पैनल था, अगर उसका नाम याद रखे तो याद है, वो याद रखेंगे WGEEP अर्थात पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल था। इसने 500 ये कितना है 552 पेज की अपनी एक रिपोर्ट दी थी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, गॉडगिल कमीशन के नाम से। तब इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, देखो ये देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ध्यान से सुनना और देखना। उसने बोला था कि सजेस्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ सिंगल कमर्शियल क्रॉप ऑन स्टीप स्लोप्स। इन्होंने बोला कि पश्चिमी घाट के जो ढाल है, तीव्र ढाल है, उन पे एकल मतलब सिंगल हमें क्या नहीं करना, एकल वाणिज्य कृषि नहीं करनी। इसके क्या नुकसान होंगे आप जानते हो, मृदा अपरदन को, इससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक, दूसरा इसने बोला कि 6 राज्यों में इसका विस्तार है, वो 6 राज्य जैसे मैंने आपसे पूछा भी है। एक तरह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी के वो क्या है, भंडार है, और कुछ जो प्रमुख नदियां है भारत की उनका वहाँ से उद्गम भी होता है। वो नदियाँ कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये बात उन्होंने बोली। फिर जो रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी थी, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन जैसे कि राज्यों द्वारा क्या कर दी गई, इग्नोर्ड। जैसे कि आप जानते हो वो प्रो एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने वहाँ की प्रकृति को संरक्षण देने की बात की, लेकिन राज्य सरकारें क्या थी, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट को क्या किया था, इन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट में डेवलपमेंट को जिस तेज़ी से विकास हो रहा है उस विकास को रोका जाए। काफ़ी ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, आप इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा मत दो। लेकिन क्या हुआ, राज्य सरकारों ने उन रिकमेंडेशन को, जैसे कि आप जानते हो अच्छी चीज़ों को तो स्वीकार आसानी से किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी, किसने, गॉडगिल कमीशन ने। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ यही पूछ ले कि प्रायः समाचारों में चर्चा में रहने वाले गॉडगिल कमीशन और कस्तूरी रंगन कमेटी का संबंध किससे है। तो किससे है, सीधी सी बात है, वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से जुड़ी हुई कमेटी है। और अगर डिटेल में कुछ भी पूछ लिया तो हमारे पास तो पूरा भंडार है। अब उस भंडार को देख रहे हैं, क्या है वो भंडार, देखो क्या रिकमेंडेशंस थी जो इन्होंने बोला गॉडगिल साहब ने, कि रेफरिंग द रीजन, जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र को इन्होंने क्या बोला, प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, मतलब जो भारतीय प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप ये भारत का संरक्षक, जो प्रोटेक्टर बोला इन्होंने इसको। फिर इस रिपोर्ट ने कुछ रेज अलार्म, मतलब कुछ चेतावनियां दी कि ऐसी स्थिति आ गई कि रैपिड इरोजन ऑफ द नेचुरल कैपिटल, इन्होंने बोला जो प्राकृतिक पूंजी है पश्चिमी घाट का, उसका तेजी से अपरदन हो रहा है। किसके लिए, मैन मेड कैपिटल के लिए, मतलब मानव पूंजी के निर्माण के लिए, ठीक है। मतलब हम इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पूंजी का क्या कर रहे हैं, तेजी से हम उसका क्षरण कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हुआ है, पर्यावरण में और पारिस्थितिकी में एक्सेसिव, अत्यधिक और अननेसेसरी, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे पर्यावरणीय नुकसान हो गए हैं। मतलब इंसानी गतिविधियों ने जो यहाँ के पश्चिमी घाट की जो एनवायरनमेंट को क्या किया है, उसको डैमेज किया है। फिर इसने क्या बोला, तो एक काम करते हैं कि क्यों ना का पूरा हम जो वेस्टर्न घाट है उसको एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र को हम 3 लेवल में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो 3 क्षेत्र कौन से थे, देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक काम करो, पूरे पश्चिमी घाट को, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर ये इंडिया का मैप है, ये इस तरह से, कुछ बच्चे अगर नए होंगे तो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ये यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है। तो इन्होंने बोला इस पूरे पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, जोन 2 और जोन 3, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दो। और किस आधार पर डिवाइड करेंगे, वहाँ की टोपोग्राफी, स्थलाकृति के आधार पे, जलवायु विशेषताओं के आधार पे, आपदा के प्रति वो क्षेत्र कितना संवेदनशील है उसके आधार पे, वहाँ का जो पारिस्थितिकी लचीलापन कैसा है उसके आधार पे, नदियों की उत्पत्ति के आधार पे, और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस पूरे वेस्टर्न घाट एरिया को 3 एरिया जो उसमें जोन में डिवाइड कर देंगे। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, जोन 2 ESZ और ESZ जोन 3, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि यहाँ पे जो मिनरल को एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, खनिज का जो यहाँ पे अन्वेषण किया जा रहा है, और हम खनन की गतिविधियाँ कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है।
एंड स्टेटेड दैट नो न्यू माइनिंग लाइसेंस, साथ में भी कहा कि माइनिंग के लिए, खनन के लिए सरकार कोई भी, मतलब जिन राज्यों में इस पश्चिमी घाट का विस्तार है वहाँ पे कोई भी नए खनन के लाइसेंस भी ना दिया जाए। इसके अलावा क्या बोला, नो मोर, क्या ना कोई नया हिल स्टेशन बनाया जाए, वहाँ के लैंड यूज पैटर्न में किसी भी तरह का, किससे, जैसे हम करते हैं ना फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करते हैं, इसको रोका जाए, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ नो मोर इंटर बेसिन डाइवर्जन ऑफ रिवर, मतलब आप एक नदी के जल को दूसरी नदी के जल में क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये भी उसके साथ छेड़खानी होगी, ये भी उन्होंने मना किया। ठीक है, उसके साथ साथ ये अगेंस्ट थे किसके, कि हाँ बड़े बांध का निर्माण तो बिल्कुल कतई ना किया जाए, किसमें, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो हमारा जोन है 1, ठीक है, ESZ 1 में किसी भी तरह के बांध का निर्माण ना किया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। उसके साथ इन्होंने बोला एक आप अथॉरिटी का बनाओ पश्चिमी घाट के लिए, जिसका नाम रखो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय अधिकरण, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी को आप एस्टेब्लिश करो, और जो भी कोई भी डैम्स होंगे, माइंस होंगे, कोई भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे, उसका प्रॉपर स्क्रूटनी ये करेगी और उसके बाद ही बताएगी कि हाँ ये एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ की जा सकती है या नहीं। तो आप जैसे कि आपने सारी रिकमेंडेशन देखी स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कहीं भी इन्होंने प्रो डेवलपमेंट, मतलब ये नहीं चाहते थे कि पश्चिमी घाट की इकोलॉजी के साथ, पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, वहाँ के पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़खानी हो। अब इस बात को तो राज्य सरकारें स्वीकार ही नहीं कर सकती। तब रिजल्ट क्या हुआ, देखो ये नोट में डाला है मैंने, नन ऑफ दिस 6 कंसर्न्ड स्टेट, मतलब जिन भी 6 राज्यों में इस वेस्टर्न घाट का विस्तार था, उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन से क्या नहीं किया, अग्री नहीं किया उन्होंने। ठीक है, गॉडगिल कमेटी की, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 2011। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये कमेटी तो क्या हो गई, इसकी रिकमेंडेशन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई, तब कौन आती है, तब आती है कस्तूरी रंगन कमेटी। भारत सरकार क्या बोलती है, भैया चलो एक काम करो, अगस्त 2011 में गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई, अगस्त 2012 में जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ऑन वेस्टर्न घाट अंडर कस्तूरी रंगन, इस नाम से एक क्या विशेषज्ञ और उच्च स्तरीय कार्य समूह का इन्होंने गठन किया। अब इनको क्या काम सौंपा गया कि आप ये बताइए कि एग्जामाइन करो, इस चीज़ का विश्लेषण करो, जांच करो कि जो गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एग्जामाइन कर रहा है किस संदर्भ से, कि राज्य सरकारों को, केंद्रीय मंत्रालय को और अन्य लोगों को उससे प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो किस तरह का रिस्पॉन्स है, इस कमेटी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या सुधार की कोई गुंजाइश है। तब ये देखिए क्या लिखा है, एग्जामाइन द गॉडगिल कमेटी रिपोर्ट इन हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी फैशन इन द लाइट ऑफ रेस्पॉन्सेज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट्स, सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड अदर्स। तब इस कमेटी की जो अनुशंसाएँ आती है, देखो क्या आती है, ठीक है, क्या अनुशंसाएँ आती है कि बैन कर दो माइनिंग पे, क्वेरिंग पे और सैंड माइनिंग पे, लेकिन पूरे एरिया में नहीं। ठीक है, नो न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, कोई नया आप तापीय विद्युत परियोजना मत स्थापित करो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाओं को कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ कर सकते हो। देखो ये ईज़ देने लगे, छूट देने लगे इस कमेटी की, जो कस्तूरी रंगन कमेटी आई, ये कुछ छूट की बात कर रही है। अब बैन ऑन न्यू पॉलिटिंग इंडस्ट्री, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाली जो आपकी उद्योग है उन पे बैन लगाया जाए। अब इसने बोला बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट है वो जो 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया के हैं उनको आप अलाउ कर सकते हो, जबकि गॉडगिल कमेटी क्या कह रही थी कि कोई नया डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का वर्क नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में तो आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है, बट क्या करना है, जो नई कोई भी टाउनशिप होगी उसको बैन करना है। उसके बाद फॉरेस्ट डाइवर्जन, वन भूमि को आप क्या कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। अगर आपको गॉडगिल की याद हो, अभी मैंने बताई थी, उसने बोला था कि जो लैंड यूज़ पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करना, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप डाइवर्जन कर सकते हो, लेकिन कुछ सेफ गार्ड के साथ लेके। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों कमेटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेंस में कहीं भी कोट करने का आपको मौका मिलेगा, इंटरव्यू में तो शायद इस तरह के मुद्दे नहीं उठेंगे, भगवान ना करे तब तक इतना कोई बड़ा डिज़ास्टर का मुद्दा सामने निकल के आए। तब आपके एसए में और आपके मेंस में और प्रीलिम्स के तीनों ही जगह ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अब आगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित किस मंदिर के 100% का मतलब होता है 100% सोलराइजेशन की स्कीम लॉन्च की है? स्वर्ण मंदिर, केदारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोणार्क मंदिर। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये सेंटर लॉन्चेस स्कीम टू सोलराइज, ठीक है, किसको, एंटायर कोणार्क टेम्पल को, संपूर्ण जो कोणार्क का स्वर्ण मंदिर है और कोणार्क का जो टाउन है, कस्बा है, उसके कंप्लीट रूप से उसको सोलराइज करने की स्कीम लॉन्च की है। आप देख सकते हैं, द स्कीम एनविसेज सेटिंग अप ऑफ जो 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन सच एज, क्या क्या लगाई जाएगी यहाँ पे, सोलर ट्री लगाए जाएंगे, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क लगाए जाएंगे, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, जिनमें बैटरी स्टोरेज होगा, विद 100% सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस, मतलब पूर्ण रूप से जो इसमें मदद की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, लगभग कितने रुपए की, वो 25 करोड़ रुपए की। और मंत्रालय किस कौन सा होगा, आप देख सकते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले मंत्रालय के थ्रू इस पूरे काम को हम करेंगे, ठीक है। कोणार्क का टेम्पल के ऊपर देखो, यहाँ क्या ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ, कोणार्क टेम्पल इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, किसने बनवाया था, कब बनाया था, किसके टाइम में बना था, ये सारा मैं करा चुका हूँ पुरानी सीरीज़ में, ठीक है। और भारत में कितने सन टेम्पल है, अगर आपको याद हो, उसी संज्ञान में मैंने वो भी कराया था रेफरेंस में कि इंडिया में कितने सन टेम्पल है, उस पर भी एक क्वेश्चन किया। तो इस बार हो सकता है कोणार्क टेम्पल पे कोई क्वेश्चन आ जाए आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में या हिस्ट्री में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। पहला, भारत में प्रथम बार अर्थात फर्स्ट टाइम सामान्य वित्तीय नियम अर्थात जनरल फाइनेंशियल रूल्स वर्ष 1957 में लाए गए। दूसरा, हाल ही में सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन कर 2000 करोड़ रुपए तक, ये रुपए और तक अलग अलग है, तक की सभी सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाई है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन डी, ठीक है। कितनों ने सही जवाब दिया, सबको समझ में आ गया। मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ कि प्रथम बार जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स ये लाए गए थे 1947 में। अब ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा, बस 2 लाइन में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते क्या है। दरअसल भारत जो जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं सभी मंत्रालयों के, ऑल मिनिस्ट्री, सभी मंत्रालय प्लस विभाग, ठीक है, या संगठन, भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मंत्रालय, विभाग है और संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे जुड़े हुए जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, मतलब वित्तीय मामले होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स। पहली बार कब लाए गए थे, 1947 में। अभी जो सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो हमारे 2017 के जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, क्योंकि पहली बार 47 में आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, और फिर कहाँ पे आए, 2017 वाले आ गए, ठीक है। तो बीच में कौन कौन से आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि 1947 और 2017 के बीच में कितनी बार जनरल फाइनेंशियल रूल्स आए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया है 2017 वाले इन रूल्स में, इसमें बोला गया है कि 2000 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद वाले जितने भी क्या है संशोधन कर 200 करोड़ रुपए तक के सभी सरकारी खरीद में जो ग्लोबल टेंडर पे क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। अब ये देखते हैं ये प्रश्न क्यों बना। ये देखिए 21 मई की खबर है, रिलीफ फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज के लिए क्या हो गया, रिलीफ मिला है, क्योंकि सरकार ने अमेंड किया है
टू बैन ग्लोबल टेंडर्स को इसमें बैन किया, किस लिए? खरीद के लिए। किस में? 200 करोड़ रुपये तक की जो भी खरीद होगी सरकारी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ग्लोबल हमने टेंडर्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया, तब वहाँ वो नहीं खरीद कर पाएंगे, तो उसको किसको प्रमोशन मिलेगा इससे? भारत की एमएसएमईज को। तो इन्होंने बोला कि ये जो घोषणा की गई है ये आत्मनिर्भर भारत वाले के तहत इसको हमने घोषणा की है। अच्छी बात है, एमएसएमईज को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए RH-14 RH-18 जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। ए, कोविड-19 के इलाज के लिए ICMR द्वारा विकसित की जा रही एक वैक्सीन। बी, एक विशेष जीन युग्म, जीन ये वाला जीन है, ये GENE, जो मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यूनिटी की समझ में महत्वपूर्ण है। सी, मक्का की फसल के 2 जीन हैं जो उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए, आपने पढ़ा होगा RH-14 RH-18 और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ कि ए, बी, सी या डी में से कोई भी सही उत्तर, मतलब ए, बी, सी तीनों ही गलत है, ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, फिर ये RH-14 और 18 का संबंध है किससे। ये देखिए, ये PIB की खबर है 21 मई की, आप देख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गेहूं में वैकल्पिक बोना जीन है, एक ड्वार्फ जीन है जो चावल की फसल के अवशेषों को जलाने की समस्या को दूर कर सकता है, और इसका नाम क्या है देख सकते हैं, RH-14 और RH-18। ठीक है, नाम याद रखेंगे अगर आ जाता है, RH-14 और 18। ठीक है, ये 2 बोने जीन हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तथा वर्ष 2020 के दिवस का थीम है हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन एवं हमारा स्वास्थ्य, मतलब ओवर बायोडाइवर्सिटी और फूड एंड आवर हेल्थ। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, विश्व के 35 आइडेंटिफाइड जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 2 हॉटस्पॉट भारत में है, मतलब पूरी दुनिया के 35 आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के, उसमें से 2 भारत में है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, बिल्कुल सही जा रहे हो। बताइए, मेरे जवाब देने के बाद बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं। ठीक है, आज मैं वेट कर रहा हूँ 2 सेकंड और, जल्दी जल्दी जवाब दो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। पहला स्टेटमेंट देखो, इसमें 2 स्टेटमेंट है। एक तो यहाँ तक है कि प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है इतना पार्ट। लेकिन वर्ष 2020 के दिवस का जो थीम है हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन और हमारा स्वास्थ्य नहीं है, ये 2019 के जैव विविधता का जो डे था उसका थीम था। 2020 का जो थीम है मैं आपको बता देता हूँ, वो थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये इसका थीम है 2020 वाले का, इसलिए थीम के हिसाब से गलत हो गया। सेकंड बिल्कुल सही है, 35 आइडेंटिफाइड जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 2 भारत में, वैसे तो भारत में 4 है, ठीक है, लेकिन इसने बोला 2 भारत में। हाँ बिल्कुल है भाई, 2 तो है ही है, वैसे तो कितने हैं हमारे पास, 4 है। 4 का नाम क्या है आप बता सकते हो या मैं बताऊं? ये मैं बता देता हूं, लो, हिमालयन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इंडो बर्मा, तीसरा कौन सा हो गया, सुंडालैंड, और चौथा कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट। ठीक है, चलिए अब आगे चलो। ये देखिए, आप देख सकते हैं 22 मई यानी आज की ही खबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, थीम वेज टू प्रोटेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो थीम आप देख सकते हैं, और सॉल्यूशन और इन नेचर, मतलब हमारे समाधान किस में है, प्रकृति में ही है। ज़्यादा छेड़खानी मत करो, वरना कोविड क्या करता है, कोरोना
वो जंगल से बाहर निकल के आपकी दुनिया में आ जाता है और आपको परेशान करने लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संविदा कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया है? मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है। और वो ऑप्शंस क्या है? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। बताइए कौन से भारतीय राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक अध्यादेश लेके आया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, द हिंदू की खबर है ये आज के, आपने पढ़ा होगा। चले आगे। अगला प्रश्न है गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ये देखिए, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रोटोकॉल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया एवं वाष्पशील यौगिकों अर्थात वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की गई। दूसरा, यह प्रोटोकॉल अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन के उपशमन से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये दोनों कथन ही सही है। इस प्रोटोकॉल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको NOx बोलेंगे, अमोनिया और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो एमिशन की जो लिमिट को निर्धारित किया गया है। और यह प्रोटोकॉल अम्लीकरण, सुपोषण और धरातलीय ओजोन के उपशमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते क्या है ये गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ये देखिए, प्रोटोकॉल टू अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, 1999 का है, लेकिन अभी चर्चा में दोबारा से क्यों आया देख सकते हैं। प्रोटोकॉल सेट्स नेशनल एमिशन सीलिंग, इसने जो राष्ट्रीय उत्सर्जन की जो सीमाएं है उसको निर्धारित किया था 2010 के लिए। अब कब तक हो गई? 2020। किन के लिए? 4 पोल्यूटेंट के लिए है। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना भी आ सकता है कि जो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है वो निम्नलिखित किस पोल्यूटेंट से जुड़ी हुई है। तो 3-4 नाम दे देंगे, आपको ये नाम याद रखने हैं। सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अमोनिया। ठीक है, इन चारों नामों को हम याद रखेंगे। और किससे जुड़ा हुआ है ये? अम्लीकरण से, सुपोषण से और ग्राउंड लेवल ओजोन से। ठीक है ना, चले अब आगे। अब आज का देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है। 22 मई का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नदियों और उनकी सहायक नदियों का सही मिलान करें। गोदावरी, पूर्णा, कृष्णा, पलेरू, कावेरी, भवानी। अब आपको बताना है इनका जिगजैग करके जो भी इनका सही कॉम्बिनेशन होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ओस्लो अकॉर्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका संबंध इजराइल फ़लस्तीन से है। बिल्कुल, जो ये समझौता 1995 में हुआ क्या? आप सभी ने सही जवाब दिया है, क्योंकि ये जो समझौता था 1995 का नहीं था, ये 1993 का था। ठीक है, तो ये समझौता 1993 में हुआ, जिसके अंतर्गत इजराइल, फ़लस्तीन एवं इस बात पर सहमत हुए कि जो सेटलमेंट्स के इशू को बातचीत के जरिए वो सुलझाएंगे, नेगोशिएशन से उसको रिजोल्व करेंगे इशू को। तो इस प्रश्न का जो फिर सही उत्तर क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि ये 95 नहीं था, 93 था, इसलिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए, कल के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फ्री ऑफ ओस्लो पीस पैक्ट कमिटमेंट। और अगर जो बच्चे पहले से ही नवंबर से मेरी सीरीज़ को देखते आ रहे हैं, मैंने ये ओस्लो पीस पैक्ट एक दिन स्पेशल पूरी स्लाइड बना के समझाया था कि ये है क्या, इसमें क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं। तो इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ पुरानी सीरीज़ को ज़रूर देखना, एग्ज़ाम आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, निर्माण आई इसके डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।